Hello everyone, welcome to Exploring Knowledge with SK. In today's video, we are going to explore the topic Basic Practices of Crop Production, which is from the chapter Crop Production and Management of Class 8 NCERT Science. Let's all get started with this. आज हम सभी क्लास 8 के इंपॉर्टेंट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंदर बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आइए हम सभी इसे शुरू करते हैं और इसे समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन टॉपिक के अंदर यहाँ आपको बुझो है और यहाँ पहेली है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ कुछ बुझो पूछ रहा है और उसका आंसर पहेली दे रही है। यानी यहाँ बुझो और पहेली आ रहे हैं कुछ आपको क्वेश्चंस के साथ, और बुझो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है और पहेली इसकी आंसर दे रही है, लेकिन पहेली ने पूरी तरह से इसके आंसर को एक्सप्लेन नहीं किया है जो बुझो पूछ रहा है। इसलिए आइए हम सबसे पहले बुझो क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में ये जान लेते हैं, फिर पहेली क्या आंसर दे रही है ये भी जान लेते हैं। उसके बाद हम सभी बुझो को बेहतर तरीके से समझाने के लिए फिर देखेंगे कि बुझो का जो क्वेश्चन है उसका बेहतर तरीके से डिटेल्ड में कैसे हम इसके आंसर को समझा सकते हैं। आइए हम सभी पहले देखते हैं कि बुझो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। बुझो यहाँ पूछ रहा है वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। यहाँ बुझो पूछ रहा है कि विंटर सीजन में पेडी को क्यों नहीं उगाया जा सकता है। यानी बुझो यहाँ जानना चाहता है कि पेडी को हम सभी विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते हैं, जबकि आप जानते हैं कि पेडी को जब भी उगाया जाता है समर सीजन में उगाया जाता है, वो भी समर सीजन में भी रेनी सीजन के दौरान पेडी को उगाया जाता है, क्योंकि पेडी के लिए सुटेबल जो सीजन होते हैं समर में ही होते हैं, और समर में भी रेनी सीजन के दौरान पेडी को उगाया जाता है क्योंकि पेडी के लिए वो सुटेबल सीजन होता है। लेकिन बुझो को यह जानना है कि हम सभी पेडी को समर सीजन में क्यों उगाते हैं, उसे विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाते हैं, ये बुझो जानना चाहता है। तो इसके आंसर को हम बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाएंगे कि कैसे जो है हम जानेंगे कि पेडी सिर्फ रेनी सीजन में क्यों उगाया जा सकता है, विंटर में क्यों नहीं उगाया जा सकता है। इसके पीछे के रीजन को हम सभी बेहतर तरीके से डिटेल में जानेंगे। लेकिन आइए हम थोड़ा देख ले पहेली क्या कह रही है। यहाँ पहेली का कहना है कि पेडी requires a lot of water, therefore it is grown only in the rainy season। यानी यहाँ बुझो ने जो क्वेश्चन पूछा है उसी का आंसर देते हुए पहले यहाँ बोल रही है कि पेडी को बहुत ही पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए, इसीलिए इसे सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में ही उगाया जा सकता है, और रेनी सीजन समर का ही हिस्सा है। मतलब रेनी सीजन एक्चुअली समर सीजन के दौरान ही आता है। सो हम देख सकते हैं कि पेडी को समर में रेनी सीजन चाहिए, तो ही हम पेडी को बेहतर तरीके से उगा सकते हैं। यानी यहाँ पहली बताना चाहती है कि पेडी यानी धान को बहुत ही ज्यादा पानी की जरूरत होती है, यानी इसीलिए रेनी सीजन में ही सिर्फ पेडी को उगाया जा सकता है, क्योंकि पेडी को बहुत ही ज्यादा पानी चाहिए। इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि रेनी सीजन में ही पेडी को उगाया जाता है। तो बुझो का पूछना था कि हम सभी विंटर में पेडी को क्यों नहीं उगा सकते हैं, तो आंसर जो पहली ने दिया है वो बहुत ही सिंपल तरीके से पहली ने आंसर दिया है कि पेडी को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, इसलिए इसे हम सभी रेनी सीजन में ही सिर्फ उगा सकते हैं, और रेनी सीजन समर सीजन का ही पार्ट है। यानी समर सीजन के दौरान ही रेनी सीजन आता है। सो पेडी को रेनी सीजन तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ समर सीजन भी चाहिए, तो ही पेडी बेहतर तरीके से उग सकता है। यानी बुझो के द्वारा किए गए क्वेश्चंस का पहली ने बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर दिया है। तो आइए हम सभी इसके डिटेल आंसर को देखते हैं कि हम कैसे बुझो के क्वेश्चंस का डिटेल आंसर दे सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये बुझो का क्वेश्चन था और ये पहले ने उसे आंसर दिया था सिंपल तरीके से। ऑलरेडी मैंने आपको एनसीईआरटी बुक में ही समझा दिया है इसके बारे में और इसके बारे में। तो आइए हम सभी सीधे आंसर देखते हैं कि हम बुझो के क्वेश्चंस का आंसर कैसे हम डिटेल में समझ के दे सकते हैं। मैंने आपको जो पहली का आंसर था उसमें मैंने अपने से एक सेंटेंस ऐड किया है, इजंट पहली राइट इन दिस सिचुएशन। क्या पहली इस सिचुएशन में सही है या नहीं, मतलब पहली जो आंसर दे रही है क्या बुझो के कंडीशन में ये सही है या नहीं, ये जानने का कोशिश किया जा रहा है। तो यहाँ मैंने आंसर दिया है यस पहली इज एब्सोल्युटली राइट। हाँ, पहली पूरी तरह से सही बोल रही है कि पेडी जब भी हमें उगाना होगा तो हमें रेनी सीजन में ही उगाना होगा, क्योंकि पेडी को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। सो मैंने यहाँ लिखा है टू हेल्प बुझो अंडरस्टैंड लेट्स एक्सप्लेन इट क्लियरली। बुझो को अच्छे से समझाने के लिए आइए हम सभी इसे क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ मैंने लिखा है वाई कांट पेडी बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। यानी पेडी को विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाया जा सकता है, तो मैंने इसका रीजन नीचे दिया है जो एक्चुअली बुझो जानना चाहता है। पेडी यानी राइस होता है, पेडी का मतलब धान होता है यानी चावल, यानी पेडी से ही आपको राइस आते हैं, यानी पेडी का मतलब धान होता है। सो पेडी इज अ क्रॉप दैट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। यानी पेडी एक ऐसा क्रॉप है जिसे बहुत ही ज्यादा पर्याप्त मात्रा में पानी भी चाहिए, और पेडी एक ऐसा क्रॉप है जिसे बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ उसे वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट भी चाहिए। यानी पेडी को अगर आपको बेहतर तरीके से उगाना है तो वहां वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। आइए हम सब इसे डिटेल में समझते हैं कि यहाँ ए लॉट ऑफ वाटर का मीनिंग क्या है। यहाँ ए लॉट ऑफ वाटर का मीनिंग है पेडी फील्ड्स मस्ट रिमेन फ्लडेड फॉर द क्रॉप टू ग्रो वेल। यानी यहाँ बताया गया है कि धान के खेत में अवश्य पानी एकदम बहुत ही ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, जैसे कि फ्लड आने के बाद जो पानी लगे रहते हैं लंबे समय तक, वैसे
धान के खेत में भी पानी को आपको उसमें स्टैंडिंग वाटर चाहिए, यानी उसमें पानी रुका हुआ पानी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा दिनों तक पानी रहे, तो ही पेडी क्रॉप्स बेटर तरीके से उग सकता है। यानी पेडी के खेत में आपको स्टैंडिंग वाटर चाहिए, यानी रुका हुआ पानी चाहिए लंबे समय तक पेडी को उगाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसका मतलब यह है कि पेडी ग्रोज बेस्ट इन टेम्परेचर्स बिटवीन 20 डिग्री टू 30 डिग्री, यानी पेडी को 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच के टेम्परेचर में बेस्ट तरीके से उगाया जा सकता है। यानी अगर आप पेडी को बेहतरीन तरीके से उगाना चाहते हैं तो जहां आप पेडी को उगाना चाहते हैं वहां का टेम्परेचर 20 डिग्री टू 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। यही यहाँ बताया जा रहा है कि इसीलिए कहा जा रहा है कि जहां भी आप पेडी लगाना चाहते हैं या पेडी जहां भी आप उगाना चाहते हैं वहां का क्लाइमेट वार्म और ह्यूमिड होना चाहिए। इसका मतलब जहां आप पेडी को उगाना चाहते हैं वहां का टेम्परेचर 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। ये दो कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हैं पेडी के केस में तो आप पेडी को बेहतरीन तरीके से उगा सकते हैं, तो आपको पेडी से बहुत ही बेहतरीन आपको प्रोडक्शन मिलेगी। यही यहाँ बताया जा रहा है। यदि आप पेडी क्रॉप उगाने के दौरान ये दो कंडीशन को फॉलो करते हैं तो पेडी क्रॉप की यील्डिंग बेटर होगी। मैंने नेक्स्ट में आपको यहाँ बताया है व्हाई द रेनी सीजन इज सुटेबल। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि रेनी सीजन ही पेडी क्रॉप के लिए क्यों सुटेबल है, मतलब रेनी सीजन ही आपको पेडी क्रॉप के लिए सही कैसे है। यहाँ इसका आंसर दिया जा रहा है नीचे, क्योंकि वहां ऊपर पहले ने आंसर दिया था कि पेडी क्रॉप्स को सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में ही बेहतर तरीके से उगाया जा सकता है। इसके पीछे क्या रीजन है उसका मैं यहाँ आंसर दे रहा हूँ। ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर इज प्लेंटी ऑफ रेनफॉल विच नेचुरली प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू द फील्ड्स। The warm and humid weather also supports the growth of paddy plants. रेनी सीजन के दौरान पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है, यानी बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिससे आपको नेचुरल तरीके से जितने भी पानी की आपको जरूरत होती है खेतों के अंदर वो आपको आसानी से नेचुरली मिल जाती है। यानी इसका मतलब रेनी सीजन के दौरान आपको अत्यधिक बारिश होने के कारण आपको जितनी भी खेत में पानी चाहिए वो नेचुरल तरीके से आपको मिल जाती है। और उसके साथ साथ चूंकि रेनी सीजन समर सीजन का ही पार्ट है तो उस समय मौसम जो है वार्म और ह्यूमिड होता है, यानी उस समय का जो वेदर होता है वो वार्म और ह्यूमिड भी होता है जो पेडी प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करता है। यानी उस समय की जो टेम्परेचर है वो 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होती है, जो वार्म और ह्यूमिड वेदर के रूप में माना जाता है, जो पेडी क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए बेहतर माना जाता है। इसीलिए रेनी सीजन के दौरान वार्म और ह्यूमिड वेदर होने के कारण पेडी क्रॉप्स की ग्रोथ जो है वो बहुत ही बेहतर होती है। ये दोनों कंडीशन पेडी क्रॉप्स को मिल जाती है। एक तो पानी उसे बहुत ही पर्याप्त मात्रा में चाहिए, वो रेनी सीजन के दौरान मिल ही जाती है, और उसके साथ साथ वेदर भी वार्म और ह्यूमिड होते हैं, जिससे पेडी क्रॉप्स की जो ग्रोथ है बहुत ही बेहतर होती है। यही कारण है कि पेडी क्रॉप्स को जब भी उगाया जाता है तो रेनी सीजन के दौरान ही उगाया जाता है। इसलिए भी रेनी सीजन के दौरान पेडी क्रॉप को उगाया जाता है ताकि उसे ये दो कंडीशन मैंने जो ऊपर बताया था वो मिल सके, यानी उसे प्रचुर मात्रा में पानी मिल सके और वार्म और ह्यूमिड वेदर मिल सके। मैंने नेक्स्ट में आपको बताया है, यहाँ आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाई विंटर इज नॉट सुटेबल, यानी पूछा जा रहा है पेडी क्रॉप के लिए विंटर सुटेबल क्यों नहीं है, यानी विंटर सीजन पेडी क्रॉप को उगाने के लिए सही क्यों नहीं है। इसका यहाँ मैं नीचे आंसर दे रहा हूँ। इन द विंटर सीजन लो टेम्परेचर लेस वाटर अवेलेबिलिटी, यानी यहाँ कहा जा रहा है कि विंटर सीजन में एक तो लो टेम्परेचर होती है और उसके साथ साथ पानी की उपलब्धता भी बहुत कम होती है, यानी आपको उस समय बारिश भी नहीं होती है, जिससे खेतों में पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, यानी पानी की उपलब्धता ज्यादा नहीं होती है। इसीलिए पेडी क्रॉप्स जो है बेहतर तरीके से नहीं उगा पाते हैं हम लोग विंटर सीजन के दौरान, क्योंकि विंटर सीजन में यदि हम पेडी क्रॉप्स बो देंगे तो उसे तो 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। इसके लिए आपको समर सीजन ही सुटेबल है, लेकिन विंटर सीजन में आपका लो टेम्परेचर होने के कारण, यानी आपको पता ही है विंटर सीजन में 20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे टेम्परेचर पाया जाता है और उस समय बारिश भी नहीं होती है, तो वाटर की उपलब्धता भी कम होती है, जिससे पेडी क्रॉप्स अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम सभी विंटर सीजन में पेडी क्रॉप्स नहीं उगाते हैं, क्योंकि विंटर सीजन में टेम्परेचर भी लो होता है और पानी भी उपलब्ध नहीं होते हैं पेडी क्रॉप्स को बेहतर उगाने के लिए। इसीलिए हम सभी पेडी क्रॉप्स को विंटर सीजन में नहीं लगाते हैं या उन्हें नहीं बोते हैं। आइए हम थोड़ा डिटेल में देख लें लो टेम्परेचर का मतलब क्या है। द टेम्परेचर ड्रॉप सिग्निफिकेंटली विच इज नॉट सुटेबल फॉर पेडी, यानी आपको विंटर सीजन में टेम्परेचर जो है बहुत ही नीचे चला जाता है, जो पेडी क्रॉप्स के लिए बेटर नहीं है, यानी पेडी क्रॉप्स के ग्रो के लिए बेटर नहीं है। यानी पेडी को अगर आपको बेहतर उगाना है तो आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, जो कि 20 टू 30 डिग्री के बीच में टेम्परेचर चाहिए, लेकिन विंटर सीजन में तो 20 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर चला जाता है, जो कि लो टेम्परेचर होता है, जो पेडी क्रॉप्स के ग्रो करने के लिए बेटर नहीं है। दूसरा मैंने पॉइंट लिखा है लेस वाटर अवेलेबिलिटी, इट मींस देयर इज अ लिटिल टू नो रेनफॉल एंड कीपिंग फील्ड्स फ्लडेड बिकम्स डिफिकल्ट। क्योंकि विंटर सीजन के दौरान पानी की उपलब्धता कम होती है, क्योंकि उस समय बारिश भी नहीं हो पाती है, या बारिश होती भी है तो थोड़े से ही हमें पानी मिल पाता है, जिससे हम सभी खेत में फ्लडेड वाटर को नहीं दे पाते हैं,
जिससे पेडी क्रॉप्स बेटर तरीके से नहीं उग पाता है। यानी आपको मैंने ऊपर ही बताया है कि पेडी क्रॉप वाले जो फील्ड है उनमें हमें फ्लडेड वाटर चाहिए, यानी स्टैंडिंग वाटर चाहिए, तो ही हम पेडी क्रॉप्स को बेहतर उगा सकते हैं। लेकिन विंटर सीजन में फ्लडेड वाटर का मिलना खेत के लिए मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आपको विंटर सीजन में पेडी क्रॉप्स बेहतर तरीके से नहीं उग पाते हैं। इसीलिए हम सभी पेडी क्रॉप्स को विंटर सीजन में नहीं उगा सकते हैं या उसे नहीं उगाया जाता है। अब आप समझ चुके होंगे कि हम सभी क्यों पेडी क्रॉप्स को रेनी सीजन में उगाते हैं, विंटर सीजन में नहीं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि हम सभी पेडी क्रॉप्स विंटर सीजन में नहीं उगा पाते हैं, इसे सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में उगाया जाता है। इसके पीछे का रीजन मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया और बता दिया है। आइए हम इसके कंक्लूजन को देखते हैं। सो बुझो, यू सी हेली इज राइट, paddy cannot be grown in the winter season because it needs a lot of water and warm weather which is naturally available only in the rainy season. So बुझो, आपने देखा कि पहली पूरी तरह से सही बोल रही है, क्योंकि पेडी जो है वह विंटर सीजन में नहीं उगाए जा सकते हैं, क्योंकि पेडी क्रॉप्स को बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी भी चाहिए और वार्म वेदर भी चाहिए, यानी गर्म वेदर भी चाहिए, जो नेचुरली तरीके से सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में ही यह चीज अवेलेबल हो सकता है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि पेडी क्रॉप्स को पर्याप्त मात्रा में पानी भी चाहिए और वार्म वेदर भी चाहिए, यानी गर्म वेदर भी चाहिए, जो नेचुरल तरीके से रेनी सीजन में ही यह कंडीशन मिल सकता है, विंटर सीजन में यह कंडीशन नहीं मिल सकता है। इसीलिए पेडी क्रॉप्स को सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में उगाया जा सकता है, विंटर सीजन में नहीं उगाया जा सकता है, क्योंकि ये दो कंडीशन आपको सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में ही अवेलेबल होते हैं, विंटर सीजन में नहीं अवेलेबल होते हैं। तो मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया। बुझो के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यों हम सभी पेडी क्रॉप्स को विंटर सीजन में नहीं उगा सकते हैं, जिसका आंसर मैंने पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया, वो भी डिटेल में, और मुझे आशा है कि आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए हम सभी आगे देखते हैं। तो मैंने आपको पहेली और बुझो दोनों का मैंने आपको आंसर डिटेल में बता दिया। मतलब बुझो ने जो क्वेश्चन पूछा था और पहेली ने जो आंसर दिया था उसे मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। आइए अब हम एक्चुअली इस टॉपिक को देखते हैं, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ कहा जा रहा है क्रॉप्स के कल्टीवेशन के अंतर्गत फार्मर्स के द्वारा अनेकों तरह की एक्टिविटीज को शामिल करना पड़ता है समय के साथ साथ क्रॉप्स के बेटर प्रोडक्शन के लिए। यानी समय समय पे फार्मर जो है अलग अलग तरह के एक्टिविटीज को अपनाते हैं क्रॉप्स के प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए। यहाँ यही बताया जा रहा है। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। आप अवश्य ही इस तरह के सिमिलर एक्टिविटीज को एक गार्डनर के द्वारा करते हुए जरूर देखे होंगे। गार्डनर का मतलब होता है बगीचा का जो देखभाल करता है, उस व्यक्ति को गार्डनर कहा जाता है। या जो भी गार्डन लगाते हैं वो व्यक्ति जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो लगभग इसी तरह के सिमिलर एक्टिविटीज होते हैं जो एक किसान जो है अपने खेत में क्रॉप्स के दौरान करता है। इसका मतलब यह हुआ कि आप अवश्य ही इस तरह के सिमिलर एक्टिविटीज को गार्डनर के द्वारा जरूर ही करते हुए देखे होंगे। यानी गार्डनर का मतलब होता है बगीचा का देखभाल करने वाला जो व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति सेम प्लांट्स का ख्याल रखने के दौरान इसी तरह के सिमिलर एक्टिविटीज करता है। या यहां तक कि आप भी ऐसे सिमिलर एक्टिविटीज किए होंगे यदि आप अपने घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाए होंगे। यानी इसका मतलब यह हुआ कि आप भी अपने घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाने के दौरान इसी तरह के एक्टिविटीज आप भी किए होंगे। यहाँ जानने वाली बात यह है कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स होता क्या है। यानी आइए हम सभी ये जानते हैं कि एक्चुअली यहाँ जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स की जो चर्चा की गई है, एक्चुअली ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते क्या हैं। आइए हम सभी इसे समझते हैं एक्चुअल में ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या है। एक्चुअल में मैंने यहाँ ऑर्नामेंटल प्लांट्स का डिफिनेशन लिखा है, जो कि यहाँ है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर दोज प्लांट्स दैट पीपल ग्रो टू मेक देयर सराउंडिंग्स लुक अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। यानी ऑर्नामेंटल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसे लोग जो है अपने परिवेश में इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो परिवेश को अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं। यानी ऑर्नामेंटल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसे लोग जो है अपने सराउंडिंग्स को अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बनाने के लिए लगाते हैं। यानी वो अपने परिवेश को बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर बनाने के लिए इस तरह का प्लांट लगाते हैं। यानी इस प्लांट्स का एक्चुअली ज्यादा कुछ यूज नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन और ब्यूटीफुल के लिए ही लगाते हैं। यानी ऑर्नामेंटल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनसे हमें कोई भी फूड नहीं मिलते हैं, या इन प्लांट का इस्तेमाल करके हम कोई भी पैसे अर्न नहीं करते हैं। यानी ऐसे प्लांट सिर्फ हम सभी डेकोरेटिव पर्पस के लिए ही लगाते हैं, यानी सजाने के लिए ही लगाते हैं या ब्यूटीफुल के लिए लगाते हैं, जिससे हमारा सराउंडिंग ब्यूटीफुल दिखे। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया रोजेज, मैरीगोल्ड, ट्यूलिप्स, मनी प्लांट। इसके अलावा भी और भी प्लांट होंगे, जैसे बगनवेलिया हो गया, जेड प्लांट हो गया। ये सारे प्लांट ऑर्नामेंटल प्लांट्स में आते हैं क्योंकि ये ऐसे प्लांट हैं जिनसे हमें किसी भी तरीके के फूड प्राप्त नहीं होते हैं। यानी ये ऑर्नामेंटल प्लांट एक फंक्शनल प्लांट नहीं है, जैसे कि
पेडी प्लांट हुआ, वीट प्लांट हुआ, तो वो सब फंक्शनल प्लांट है क्योंकि उनसे हमें कहीं ना कहीं फूड प्राप्त होती है या उन्हें बेचकर हम सभी अर्निंग करते हैं, यानी पैसा कमाते हैं और हमारी जीविका चलती है, यानी हमारी लाइवलीहुड चलती है। लेकिन ऐसे प्लांट से हमें ज्यादा फायदे नहीं होते हैं, यानी इन्हें हम एक्चुअली अपने परिवेश को अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बनाने के लिए लगाते हैं। एक्चुअल में ऑर्नामेंटल प्लांट्स का इस्तेमाल एक्चुअली हम कहाँ करते हैं, तो अपने गार्डन में करते हैं, फिर पार्क्स में करते हैं, ऑफिसेज में करते हैं, यानी ऑफिस में भी हम लोग इस तरह के प्लांट लगाते हैं, होम में भी करते हैं, यानी घर पे भी करते हैं, आउटडोर भी और इंडोर भी, यानी घर के अंदर भी और घर के बाहर भी हम ऐसे प्लांट्स को लगाते हैं। रोड साइड भी आप देखे होंगे कई सारे ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जहां रोड को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए रोड साइड में भी आपको इस तरह के प्लांट लगाए जाते हैं। या पब्लिक प्लेसेस कोई होगा, यानी जहां लोग आते जाते हैं, जहां सार्वजनिक जगह जो होता है वहां भी इस तरह के प्लांट आप देखते होंगे, यानी पब्लिक प्लेसेस पे देखते होंगे, रोड साइड्स में देखते होंगे, ऑफिसेज में देखते होंगे, पार्क्स में देखते होंगे, गार्डन्स में देखते होंगे, या घर के इंडोर या आउटडोर, घर के अंदर और बाहर भी ऐसे प्लांट आप देखते होंगे। मुझे आशा है कि आप सभी को ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में समझ में आ गई होगी। मैंने इसे बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश किया है और मुझे आशा भी है आप सभी को यहाँ अच्छे से समझ में आया होगा एक्चुअली ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या है। तो जब भी आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा रहे होंगे अपने घर के अंदर, तो जरूर ही फार्मर्स के द्वारा जितने भी एक्टिविटीज किए जाते हैं क्रॉप्स उगाने में, वो सारे एक्टिविटीज इन प्लांट को लगाने के दौरान आप भी करते होंगे। यही मैं यहाँ बताने का कोशिश कर रहा था और मुझे आशा है कि आप ये समझ गए होंगे। तो आइए हम सभी आगे देखते हैं। मैं पहले इसे मिटा देता हूँ, फिर आपको मैं आगे बताता हूँ। These activities or tasks are referred to as agriculture practices which are listed below. Preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. यहाँ कहा जा रहा है कि ये सारे एक्टिविटीज या जो टास्क है उसी को हम सभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के रूप में मानते हैं। मतलब ये सारे एक्टिविटीज जो हम सभी इन सारे प्लांट्स को उगाने के दौरान जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, उन सारे एक्टिविटीज को ही एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहा जाता है, जो नीचे दिए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी का तैयारी करना, यानी मिट्टी को तैयार करना, फिर बीज को बोना, फिर उस मिट्टी में मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करना, फिर इरिगेशन करना, मतलब खेत में पानी को प्रदान करना, यानी खेत में पानी को देना, फिर फसल को वीड से बचाना, फिर फसल के पक जाने के बाद अब फसल मैच्योर हो जाते हैं, यानी परिपक्व हो जाते हैं, यानी पक जाते हैं, तो उन फसल को हार्वेस्टिंग कर लेना, मतलब उसे काट लेना और फिर उस फसल को बहुत ही अच्छे तरीके से, सेफली तरीके से स्टोरेज कर लेना, यानी जमा कर लेना या स्टोर कर लेना। ये सारे एक्टिविटीज और टास्क एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर आते हैं। यानी ये सारे जो यहाँ एक्टिविटीज, जो 7 एक्टिविटीज यहाँ दिए जा रहे हैं, ये सारे 7 एक्टिविटीज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर आते हैं। यानी ये सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जो क्रॉप्स को बेटर तरीके से उगने में मदद करते हैं। यानी अगर आप क्रॉप्स उगा रहे हैं या उगाना चाहते हैं खेत के अंदर, तो आपको यहाँ 7 तरीके से आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अपनाने होंगे अगर आप चाहते हैं बेहतर क्रॉप प्रोडक्शन हो। यानी कोई भी किसान अगर वो चाहते हैं कि उनका क्रॉप्स बहुत ही बेटर तरीके से ग्रो करे, तो उन्हें ये 7 स्टेप को फॉलो करना होगा क्रॉप प्रोडक्शन के बेटर के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर ये 7 स्टेप आते हैं, जिन्हें हम बारी बारी से आगे पढ़ेंगे एक एक करके। यानी पहले हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, फिर सोइंग पढ़ेंगे, फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर पढ़ेंगे, इसी तरह से और आगे पढ़ेंगे एंड सो ऑन। इसी तरह से हम आगे 7 स्टेप को 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। सो किसी भी तरह के फार्मर्स को अपने क्रॉप्स को बेटर तरीके से ग्रो कराना है, तो उन्हें ये दिए गए 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अपनाने होंगे। यानी उन्हें क्रॉप्स उगाने के दौरान ये सारे जो एक्टिविटीज दिए जा रहे हैं, इन्हें उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, तो ही वह बेटर तरीके से क्रॉप प्रोडक्शंस को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के 7 स्टेप बता दिए, जिसे फार्मर्स को फॉलो करने होंगे क्रॉप्स के अच्छे प्रोडक्शन के लिए। हम सभी इसे 1 बाय 1 आगे हम पढ़ते जाएंगे इन सारे 7 स्टेप को अच्छे से समझने के लिए। That is all for today. In the next video, we will study the first step of agriculture practices, that is preparation of soil. आज के लिए बस इतना ही। हम सभी अगले वीडियो में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को पढ़ेंगे। Thanks for watching Spreading Knowledge with SK. I hope you find this video helpful. If you enjoy it, please give it a thumbs up, subscribe for more content, and share your thoughts in the comments below. Keep learning and exploring, and I will see you in the next video.